हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के स्टडी कर रहे होंगे और आज आप फिर आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो बी अटेंटिव, आप तैयार हो जाइए, कलम कॉपी ले करके आप बैठिए पेन एंड पेपर के साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हम लिखाएंगे बच्चे, उसको आप पहले पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को आप देखेंगे। तो आज के क्लास में भी हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट्स बताने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बच्चे आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, और साथ में बताया था हमने फोर्स एंड प्रेशर ऑन अ चार्ज कंडक्टर, और बताया था हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। तो आज हम कुछ उससे रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चंस को आज हम कुछ देखेंगे आज के लेक्चर्स में। तो बच्चे चलते हैं हम लोग। जो पहला एक एग्जांपल हमने लिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक चार्ज Q है kept in front of a neutral metallic sphere. This is the neutral metallic sphere. अभी इस पे चार्ज नहीं है। This is the neutral metallic sphere, और इस न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर के सामने एक चार्ज Q रखा गया है, that is at a distance d. Find the electric field at the center of a sphere due to the induced charges on the surface of a sphere shown. आपसे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिएगा कि एक मेटालिक स्फीयर है और इस मेटालिक स्फीयर के सामने एक चार्ज, बाहर में एक एक्सटर्नल चार्ज Q रख दिया गया। इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इस मेटालिक स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। एक मेटालिक स्फीयर है, उसके सेंटर से d डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा गया। इस चार्ज की वजह से इस मेटालिक स्फीयर पे कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा और पूछा गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मेटालिक स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि हमने प्रीवियसली पढ़ के रखा है कि प्रॉपर्टीज में कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने देखा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक स्फीयर, कुछ भी ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, आपको भी लिख भी देते हैं यहाँ पे, वी नो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों को पता है बच्चों कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, दैट इज इक्वल टू जीरो। कंडक्टर इज इनसाइड the net electric field inside the conductor is equal to zero। तो आपने क्या देखा बच्चे, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। तो यहाँ पे एट द सेंटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगा और दूसरा इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से होगा। तो क्या लिखेंगे, एट द सेंटर electric field is due to कहेंगे induced charge and external charge। तो आप क्या देखेंगे कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that is due to the induced charge और दूसरा आप देखेंगे एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। तो बच्चे यहां देखेंगे ये जो चार्ज आपका पॉजिटिव है, इसके वजह से इस पे जो इंड्यूस होगा, मेटालिक स्फीयर है तो प्लस के सामने क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव। और चूंकि ये स्फीयर जो आपका न्यूट्रल है, अगर इस पे एक चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो व्हाट यू विल सी हियर, इस चार्ज की वजह से दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, प्लस चार्ज था, यहाँ माइनस हुआ, तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। और आप क्या देखेंगे कि द नेट चार्ज जो होगा, ये जो है आपका एक न्यूट्रल है,
आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, दिस इज द न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर। तो बच्चों आप ऐसा देखो कि इस चार्ज की वजह से, मान लो यहाँ पे भी एक पॉइंट O है, बाकी मेटल को स्फीयर को कंसीडर अभी ना करके आप देखें, अगर एक पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, दैट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्ज Q, एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। और इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बच्चा आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर 0 होना है। तो अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, दे विल कैंसिल आउट, सो दैट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए यहाँ पे, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा भी आपको, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज एंड द एक्सटर्नल चार्ज। जबकि सेंटर पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दैट सेंटर मतलब O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, दैट इज द इंड्यूस्ड चार्ज, और दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन व्हाट यू विल सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज। And what is the electric field due to external charge? What you will see, this is the monopole, इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, इस O पॉइंट पे d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने बच्चों पढ़ रखा है, that is 1/4 pi epsilon naught q अपॉन यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, that is equal to d square। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि what is the value of electric field due to the induced charge, that is equal to द मैग्नीट्यूड लेंगे तो q/4 pi epsilon naught d square। माइनस साइन क्या होगा, ये बता रहा है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो इधर है या दैट इज लेफ्ट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगा दैट इज राइट साइड, सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू 0। तो बच्चे हमने देखा कि हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट to find the electric field inside the metallic sphere, जिसकी वजह से हम इंड्यूस चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को आप नोट कीजिए। फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं। नाउ सी एन एग्जांपल, a thin metallic spherical shell carries a charge capital Q on it. A point charge Q1 is placed at the center of the shell and another charge small q is placed outside as shown in the figure. All the charges are positive. Discuss the various force acting on the Q1. बच्चों देखेंगे यहाँ पे एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है, इस पे चार्ज दिया गया कैपिटल Q, और इस मेटालिक शेल के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया Q1, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक बाहर में एक चार्ज रखा हमने स्मॉल q। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द, डिस्कस करना है व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q1, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, 3 चार्जेस है यहाँ पे, Q1 है, एक Q है और एक स्मॉल q है। तो आप देखेंगे कि एक बार ये वाला चार्ज इस चार्ज पे स्मॉल q जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, और दूसरा देखेंगे कैपिटल Q जो है इस कैपिटल Q1 पे फोर्स लगाएगा। इन दोनों फोर्स की चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चे चूंकि आपको पता है कि ये मेटालिक शेल के अंदर है, तो मेटालिक शेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसके अंदर और उसमें अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो वी नो दैट फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इट मींस नेट फोर्स ऑफ द चार्ज Q1 विल बी 0। तो बच्चे आपको क्या मिलने वाला है वो देखेंगे। आप इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा, तो हम कह सकते हैं यहां पे द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू स्मॉल q, स्मॉल q के वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड कह सकते हैं, लेफ्ट साइड में लगेगा। एंड व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू दिस, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू k, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q, ये वाला Q और ये वाला चार्ज Q1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, दैट इज स्मॉल r स्क्वायर। और अगर आप वेक्टर दे दे तो ये लग रहा है किस साइड में, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द लेफ्ट साइड, एंड दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। अगर हम बोले व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, दैट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 अपॉन या Q1 डैश अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
और डायरेक्शन किधर होगा, दैट इज डायरेक्शन इन द लेफ्ट साइड। अब बच्चे इस चार्ज की वजह से तो हमने फोर्स निकाल दिया इधर की तरफ, ये जो आया स्मॉल q के वजह से ये फोर्स लगा q1 पे या q डैश पे ड्यू टू स्मॉल q। चूंकि आपको पता है कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस q1 विल बी आल्सो 0। देन पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बाहर में जो कैपिटल Q दिए हैं उसकी वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, तो बच्चे चूंकि इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर लग रहा है तो इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो आप कह सकते हैं जस्ट इसके अपोजिट कर दें लाइक दिस। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, इसके वजह से इधर होगा और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, सो दैट दे विल कैंसिल्ड आउट। तो कह सकते हैं दिस फोर्स जो आपने लगाया, फोर्स ड्यू टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू द स्मॉल q ऑन q1 पे लगा स्मॉल q के, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है q1 पे कैपिटल Q के द्वारा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू q1 upon 4 pi epsilon naught r square, and what will be the net force acting on this charge? तो आप कह सकते हैं the net force होगा that net force is equal to 0। तो हमने यहाँ पे लिखा F net, the net force on the charge Q1 will be, क्या होगा बच्चे, will be 0, बिकॉज यहां पे जोड़ भी देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटालिक शेल विल बी 0। तो हमको पता है बच्चों विल बी 0, इस मेटालिक शेल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझसे पूछा गया था कि डिस्कस कीजिए कि Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट साइड लगाएगा और ये वाला जो चार्ज होगा इस पे फोर्स लगाएगा वो राइट साइड लगाएगा। तो अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके अगर मुझे दिखाना होता तो कहते ये जो Q चार्ज हम इस पे डाले थे तो उसमें निगेटिव चार्ज ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज Q है, ये इसका इस चार्ज का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते तो दैट इज लाइक दैट। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरह से कि इसका नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उधर, और नेट फोर्स क्या कर देते यहाँ पे 0 कर देते। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज मिला करके पॉजिटिव ही होगा, लेकिन चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 विल बी 0, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा रहा है तो इस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इधर लगना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसकी वजह से नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो इधर लगाएगा और ये वाला जो पॉजिटिव इसी का जो कुछ पॉजिटिव उधर है और ये वाला फोर्स जो उधर लगाएगा वो दैट विल बी द कॉम्पनसेट। तो आपने देखा बच्चे कि फाइनली हम बोले इस पे कि जो फोर्स लगेगा Q1 पे इस वाले चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड और स्फेरिकल शेल की वजह से राइट साइड, सो दैट द नेट फोर्स इनसाइड द स्फेरिकल शेल जिसके सेंटर पे चार्ज Q1 रखा है दैट विल बी इक्वल टू 0। और एक रीजन दिया हमने कि मेटालिक शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, दैट इज 0 और उसके सेंटर पे वो रखा हुआ है। चलिए नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लें। Dear student, now we will see the what is polarization and dialectric. Polarization क्या होता है, डायलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को डाल दें, तो जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को डालेंगे, लेट दिस इज द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट यू विल सी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाके पोलराइज हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर पोलराइज हो जाएगा। तो व्हाट यू विल सी हियर कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पोलराइज किए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ
और इसके अंदर कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ दीज चार्जेस एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली एंड अपोजिट होगा. दिस विल कैंसल्ड आउट, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, कैंसिल कर देंगे. एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चे, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो. तो हमने क्या दिखाया बच्चे, दिस इज फॉर कंडक्टर. अगर आपने कोई कंडक्टर को ले लिया कहां पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने ब्लू लाइन से दिखाया है, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को डाल दिया, तो व्हाट यू विल सी, इसके अंदर चार्ज पोलराइज किया, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इधर, तो इसकी वजह से जो पोलराइज की चार्ज की वजह से जो डाइपोल क्रिएट होगा, दैट विल उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be opposite to the direction of external electric field and the overall net electric field inside the conductor will be zero. जो हमने पहले भी पढ़ रखा है इसके ऊपर कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. फिर बच्चे आ जाइए, अगर आप सेम सिचुएशन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और इसके अंदर हमने एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस रख दिया, you can take it as a non-conducting substance. तो अगर आपने ये एक non-conducting substance रखा है, तो अगर ये non-conducting substance है या material है, substance है या material है, तो what you will see here, कि इसके अंदर भी चार्ज पोलराइज्ड होंगे, लेकिन कंडक्टर के जैसा नहीं होगा. तो इसकी वजह से जो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज चार्ज की वजह से जो हो रहा है, वो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना है नहीं. तो ये जो हमने रेड से दिखाया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज चार्ज. तो पोलराइज चार्ज की वजह से हमने देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगा. तो ओवरऑल देखेंगे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बचा रह जाएगा. इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो कंडक्टर के अंदर बच्चे हमने क्या देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हुआ. और अगर जीरो नहीं हुआ, दैट सब्सटेंस इज हियर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, और इसी को बच्चे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक. तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, तो कहिएगा डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, डाई इलेक्ट्रिक इज a non-conducting substance. That is very very important. Non-conducting substances. What is dielectric? The dielectric is non-conducting substances. अब थोड़ा सी बात करें हम लोग, ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने देखा, ये डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, दो तरह की बात करेंगे हम लोग. एक पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की हम बात करते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, अगर हम दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें, एक बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नॉन पोलर, और दूसरा हम इधर ले लेते हैं दैट इज पोलर. तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर, है ना. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक नॉन पोलर में अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो ये अगर हमने हाइड्रोजन लिया, ध्यान से देखेंगे, ये हाइड्रोजन का दो एटम है, इसका सेंटर यहाँ, न्यूक्लियाई यहाँ, इसका यहाँ न्यूक्लियाई है. अगर इफ यू टेक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का दो एटम लिया हमने, इसका न्यूक्लियाई यहाँ, इसका न्यूक्लियाई यहाँ. अब क्या देखेंगे बच्चे कि हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन एटम के पास भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
जो ओवरऑल दोनों का पॉजिटिव चार्ज मिला करके यहाँ पे अगर लाई कर रहा है, तो दोनों का नेगेटिव चार्ज भी अगर यहीं पे लाई करे, तो कहेंगे हम सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हेन लाइज एट द सेम पॉइंट, तो कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर, है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल coincides at the same point, that will constitute a substance called non-polar, जिसका net dipole moment क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। तो what you will see here कि if you take a block diagram, तो यहाँ आप इस तरह से दिखाएंगे कि ये जो सब्सटेंस है जिसमें प्लस माइनस कॉन्साइड है एट द सेम पॉइंट, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन पोलर सब्सटेंस, जिसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, द नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चे, पोलर की बात करें तो पोलर का एग्जांपल अगर हम बात करेंगे लाइक की बेस्ट एग्जांपल्स में एक HCl ले लीजिए, है ना, वाटर ले लीजिए, दीज आर नॉन पोलर, अमोनिया ले लीजिए, दीज आर नॉन पोलर substances. So what you will see in case of non-polar substances, like when you see the chlorine molecule, HCl molecule, chlorine is atom that is made up of hydrogen and chlorine. This is the chlorine and this one is hydrogen. This is the center of chlorine, this is the center of hydrogen. And the net positive charge की अगर हम बात करेंगे, if this is at here, center of the कह सकते हैं कि दोनों एटम का जो नेट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कंसीडर करें, लेट हियर, एंड यू नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी लाइज लाइक दिस। तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा डाइपोल क्रिएट होगा, है ना, एंड दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यू कैन सी पोलर मॉलिक्यूल के पास एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है ना। तो आप कह सकते हैं क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करता है इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो देयर इज अ डाइपोल मूवमेंट इनसाइड द पोलर मॉलिक्यूल। इसमें अगर हम बात करें, इफ यू टेक अ ब्लॉक डायग्राम लाइक दिस, अगर आपने एक ब्लॉक डायग्राम लिया और यहाँ पे अगर आप दिखाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, प्लस माइनस कोई ऐसे है रैंडम डायरेक्शन में है लाइक दिस। अभी हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया, यहाँ पे हमने दिखाया एक अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक कहीं पे है तो उसके अंदर के डाइपोल्स कैसे होंगे। तो आप देखेंगे छोटे छोटे डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सर्कल में बनाया, आपको यहाँ पे बिल्कुल सर्कल में बनाया कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा इन केस ऑफ नॉन पोलर, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अलग अलग होगा, छोटा छोटा डाइपोल एग्जिस्ट करता है, बट द नेट डाइपोल मूवमेंट कोई इधर की तरफ डायरेक्टेड है। देखिए प्लस नेगेटिव से माइनस, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर है कोई इधर, कोई इधर है, कोई इधर है। मतलब यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि नेट डाइपोल मूवमेंट अभी भी क्या है, जीरो है। तो नेट डाइपोल मूवमेंट यहाँ भी जीरो है, नेट डाइपोल मूवमेंट यहाँ भी जीरो। यहाँ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल जीरो है, यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल होगा इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक नॉन पोलर में अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, these are what, these are non-polar molecules and you can say some more example like इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखा हमने पोलर में HCl देखा, वाटर देखा, अमोनिया देखा, इथेनॉल की अगर हम बात करें एक और ले लेते हैं, that is ethanol, है ना, that is C2H6O. This is also a polar molecule. So what is the basic difference between polar and non-polar molecules? तो हमने देखा कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलर मॉलिक्यूल्स अगर है तो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करता है। जैसे एक वाटर का हमने एग्जांपल बताया, दिस इज वाटर का अगर आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, है ना, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द ऑक्सीजन और यहाँ दो हाइड्रोजन है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ऑक्सीजन, सेंटर ऑफ हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे डाइपोल अगर बात करेंगे तो एक डाइपोल इधर होता है
और एक डाइपोल इधर एग्जिस्ट करेगा, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये निगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर होगा, दिस इज द नेट डाइपोल मूवमेंट। तो व्हाट यू विल सी हियर, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करता हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, जिसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाए, नेट तो जीरो है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स एट द सेम पॉइंट, दैट विल नॉट बिहेव लाइक अ डाइपोल इन दिस केस, है ना। तो हमने क्या देखा बच्चे अभी तक यहाँ पे कि हमने लिया था एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने एक कंडक्टिंग सब्सटेंस को डाला, कंडक्टिव सब्सटेंस के अंदर देखा कि चार्ज पोलराइज्ड हुआ, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है। तो इस पोलराइज्ड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देगा, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ कंडक्टर। जबकि वही चीज अगर हम नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को अगर हम डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें जो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं करता, जीरो नहीं होता है, दैट इसके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ बच जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है। तो ओवरऑल सम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, जिसको हमने क्या बोला बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक। इसका डिटेल स्टडी हमें कहाँ करना है, कैपेसिटर के केस में आगे करेंगे। तो हमने देखा डाइलेक्ट्रिक क्या है, बोर्ड में आपसे पूछा भी जाता है, तो कहिएगा डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक हियर, दैट इज द पोलर कह सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो हमने देखा दो तरह का नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस की बात क्या है, पोलर, पोलर का एग्जांपल लिया, नॉन पोलर का एग्जांपल हमने लिया वाटर, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन। इसमें क्या बोला हमने, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट लाइज एट द सेम पॉइंट कोइंसाइड कर गया, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो। And this is if you take a non-conducting substance like the non-polar substance, तो प्लस माइनस हम दिखा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो व्हाट यू विल सी हियर, the net dipole moment of the overall substance will be equal to zero. But in case of polar like HCl, H2O, NH3, ethanol, इन सब में क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक मॉलिक्यूल लिया जो हमने क्लोरीन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ HCl, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो एक छोटा सा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हाट यू विल सी लाइक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें भी नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। तो ऐसा सब्सटेंस लिया, इसके अंदर डाइपोल तो है छोटे छोटे, लेकिन अगर ओवरऑल डाइपोल ऑफ दिस नॉन पोलर, अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक्स, तो क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है छोटे छोटे डाइपोल, इसलिए नेट डाइपोल मूवमेंट अभी भी जीरो होगा जब हमने अभी इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। इसको भी नहीं रखा है, इसको भी नहीं रखा है, नहीं रखा है, इसके बावजूद क्या देख रहे हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स का डाइपोल नहीं है। और यहाँ क्या, यहाँ भी हमने नहीं रखा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट अगर हम बात करें पूरे सब्सटेंस का, दैट विल बी जीरो, बिकॉज वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल, स्मॉल डाइपोल मूवमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे आप इसको अब नोट करेंगे, हम कुछ और आगे बात। Now see what happen when we place a polar or non-polar dielectric in uniform electric field. तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमने एक पोलर ना लेकर के पहले शुरुआत करते हैं नॉन पोलर से। इफ यू टेक अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो कॉन्साइड्स करेंगे एट द सेम पॉइंट। तो इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। तो दिस इज द प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ये कैसा लिया हमने बच्चे, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है बच्चे, दैट इज नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। अभी आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है अभी, है ना। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है यहाँ पे बच्चे, दैट इज इक्वल टू जीरो। हम क्या ले रहे हैं, तो हमने शुरुआत किया है यहाँ से, दैट इज व्हाट इज दिस, दिस इज नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ, है ना। दिस इज ऑल अबाउट नॉन पोलर। व्हाट हैपन व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अगर हम कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इसमें तो क्या होगा, तो जस्ट सी, आप क्या देखेंगे बच्चे, ये जो अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, तो होगा क्या कि ये जो डाइपोल छोटा छोटा मॉलिक्यूल लिया था जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो व्हाट यू विल सी हियर लाइक दिस। तो आप क्या देखेंगे कि जो डाइपोल नहीं बना रहा था, जिसका कॉन्साइड कर रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे, अब दोनों जो है थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल क्रिएट होगा, देखेंगे आप डाइपोल, ये जो रेड से दिखा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल, ये जो इंड्यूस डाइपोल होगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अब नेट डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द होल नॉन पोलर कंडक्टर, नॉन पोलर कह सकते हैं सब्सटेंस, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब इसके पास नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा व्हेन यू प्लेस इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो शुरुआत में क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिया ही नहीं था, अब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो आप कह सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, अब डाइपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर मैंने रेड से भी दिखाया है बच्चे आपको डाइपोल मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा डाइपोल की वजह से, जो डाइपोल इसमें बना इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से, तो ये भी जो होगा वो इतने पार्ट को कैंसिल कर देगा। देन व्हाट यू विल सी, ओवरऑल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इतना सा बचेगा। तो आपने क्या देखा, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था उसमें इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिसकी वजह से डाइपोल का जो लेंथ है वो कह सकते हैं वो इंक्रीज कर जाएगा लाइक दिस। पहले देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अप्लाई किया है, लेट यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट फॉर एग्जांपल इसके अंदर डेवलप किया P1, और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर स्ट्रेंथ को अगर आप बढ़ा देंगे तो व्हाट यू विल सी हियर, जस्ट देखेंगे बच्चे, तो यू विल सी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या होने वाला बच्चे, पहले प्लस माइनस नजदीक था, अब वही प्लस माइनस दूर हो जाएगा, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया P2, और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चे, दैट इज चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। तो पहले सेपरेशन कम था, पहले सेपरेशन क्या था, इन दोनों के बीच का कम था, प्लस माइनस कम था, तो डाइपोल मूवमेंट क्या था, Q इंटू 2 लेंथ दोनों के बीच का कम था, तो डाइपोल मूवमेंट का स्ट्रेंथ कम था। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अप्लाई कर दिया, एंड इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, अगर E2 E1 से बड़ा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डाइपोल का साइज क्या होगा, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। तो हमने अभी आपको दिखाया ये नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में। अगर हमने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया बच्चे, पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इफ यू हैड टेकन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें छोटे छोटे डाइपोल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, तो रैंडम डायरेक्शन में होंगे लाइक दिस, कोई इधर की तरफ है, कोई इधर की तरफ है, कोई ऐसे डायरेक्टेड है, कोई आपका ऐसे डायरेक्टेड है, तो आप देखेंगे छोटे छोटे डाइपोल्स होंगे। और अभी हमने क्या लिया बच्चे, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या लिया हमने बच्चे, यहाँ पे 0 लिया है। तब भी इसके अंदर देखेंगे छोटा छोटा जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट अगर देखेंगे इधर है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, तो व्हाट यू विल सी,
क्योंकि छोटे छोटे डाइपोल्स होंगे एंड दैट आर रैंडमली डायरेक्टेड, तो ओवरऑल वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मूवमेंट, एज यू नो दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन नेट डाइपोल मूवमेंट इन दिस केस आल्सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हेन नाउ वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अब अप्लाई करें बच्चे तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया लाइक दिस, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेट E1, अगर हमने E1 स्ट्रेंथ का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल का अलाइनमेंट होगा। आपने पढ़ रखा है कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, तो ये एक टॉर्क लगेगा एंड टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये अलाइन करना शुरू करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और ये चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे दिस इज लाइक दैट, तो आप देखेंगे प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। तो व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट जो P1 मान लेते हैं दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब डाइपोल का ये देखिए छोटे छोटे जो पोलर डाइपोल्स हैं उसका डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होने की कोशिश किया है, वो 100% तो अभी अलाइन नहीं हुआ डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, व्हाट यू विल सी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, E1 से आपने E2 कर दिया, तो अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो डाइपोल का जो अलाइनमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकली होगा। तो व्हाट यू विल सी, यहां देखें आप, तो आप देखोगे यहां पे कि डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंगे, डाइपोल मूवमेंट का अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और नेट डाइपोल मूवमेंट का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चे हमने क्या देखा कि अगर आपने देखा कि E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा है, देन डाइपोल मूवमेंट इन द सेकंड केस, द नेट डाइपोल मूवमेंट इन द सेकंड केस विल बी ग्रेटर देन द नेट डाइपोल मूवमेंट इन द केस ये दिस केस। तो व्हाट यू विल सी कि अलाइनमेंट जो होगा डाइपोल का वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अब आते हैं हम लोग व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आप देखते हैं बच्चे, अगर इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ओवरऑल इधर की तरफ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, लेट आप इधर मान ले, तो ये क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इतना कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे ये जो होगा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो व्हाट यू हैड सीन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इनसाइड द पोलर डाइलेक्ट्रिक या इनसाइड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, दैट इज द लेस देन द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डिक्रीजेस। और हमने क्या देखा बच्चे, यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया और डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो तरह का डाइलेक्ट्रिक लिया, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या बोला था हमने कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स करता है, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं जीरो होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ ओवरऑल सब्सटेंस भी क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। लेकिन जैसे हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस डाइपोल का अलाइनमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके वजह से कह सकते हैं कि नेट डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर आ जाएगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से हमने पोलर मॉलिक्यूल्स में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो था तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो था, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल था जो कि रैंडमली डायरेक्टेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड था। इसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, हमने देखा कि छोटे छोटे डाइपोल का अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना शुरू हुआ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा डायरेक्टेड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अभी हमने देखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, वेदर इट विल बी द पोलर डाइपोल और पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में एक रिलेशंस निकालेंगे। नोट इट डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट, वी सी the extent of polarization depends on the relative strength of two mutually opposite factors। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस हद तक कोई सब्सटेंस पोलराइज होगा, वो किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो उसी के बारे में लिखा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर। कोई भी सब्सटेंस में कितना पोलराइजेशन होगा व्हेन यू पुट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो उसमें जो पोलराइजेशन इफेक्ट होगा, जो चार्ज इंड्यूस होंगे और अलाइन होंगे, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, उसी के बारे में बोला। वो डिपेंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर्स। नंबर वन, कि जिस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहते हैं, उस डाइपोल का अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ताकि वो अलाइन कैसे टेंस टू अलाइन करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर डिपेंड करेगा। एंड नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, थर्मल एनर्जी जो होगा, जो डिसरप्ट करता है अलाइनमेंट होने से, तो एक तो आपका सपोर्ट कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए लिखा हमने टू रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर। नंबर वन के बारे में लिखा हमने, द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड। तो फील्ड में अगर आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो उसको अलाइन करने में मदद कर रहा है। और दूसरा, थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट। उस मॉलिक्यूल, उस सब्सटेंस के अंदर जो थर्मल एनर्जी होगा वो डिसरप्ट करेगा, वो नहीं चाहेगा कि डाइपोल जो हो अलाइन हो। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेते हो तो बच्चे आपको पता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर में कोई अपना डाइपोल तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड्स है। तो नेट डाइपोल मोमेंट वहां पे जीरो होता है और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो उस केस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर में एक डाइपोल इंड्यूस्ड होता है। तो आप क्या देखते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक केस में वो डाइपोल इंड्यूस करता है, फिर जाकर के अलाइन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही केस अगर हम बात करें कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ले लें, तो पोलर के अंदर में तो ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट है, तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से क्या होगा, अलाइनमेंट इफेक्ट होता है। वहां पे अलाइनमेंट देखने को मिलता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो सारे छोटे छोटे डाइपोल अलाइन हो जाएंगे। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट्स को लिख दिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी। देयर मे बी इन एडिशन the induced dipole moment effect is for non-polar molecules, but generally the alignment effect is more important for the polar molecules। alignment effect किसमें देखने को मिलेगा आपको, polar molecules में, और induced dipole effect देखने को मिलेगा आपको non-polar molecules में। अब यहाँ पे एक important points और है, देखिएगा, whether the polar और non-polar dielectric है, जैसे ही आप इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके अंदर नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा, डेवलप होगा। तो वही चीज हमने लिखा है, whether the polar or non-polar dielectric develops in a, when a polar or non-polar dielectric develops a net dipole moment in the presence of external electric field। external electric field में जैसे ही आप पोलर या non-polar dielectric को रखेंगे, तो बच्चों उसके अंदर में एक नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो अब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आपने इस डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, इसके अंदर एक डाइपोल जो बना, दैट नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन एक अलग प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर डेवलप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड दैट पोलराइजेशन इज डिनोटेड बाय P। तो वही लिखा हमने, द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय P। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के केस में, जो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला आपने डाइलेक्ट्रिक को, तो उसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट बना, एंड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताते थे, तो पोलराइजेशन, पोलराइज्ड डाइपोल मूवमेंट जो स्मॉल पी से दिखाया था हमने, वो बढ़ता था।
एंड दैट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डिनोटेड बाय कैपिटल P हियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से दिखाते थे और ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आपने बताया था आपको कि एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते थे तो अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ता था, तो नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का बढ़ता था और नेट डाइपोल मोमेंट अगर बढ़ेगा बच्चों तो उसका पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो आपने देखा फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे पोलराइजेशन उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं दैट इज डिनोटेड बाय chi e, that is called electric susceptibility। यहाँ पे chi e जो है वो क्या है, that is electric susceptibility, which is known as electric susceptibility। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है that deals at the कह सकते हैं सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बेस्ड होगा उस पे उसके प्रॉपर्टीज में है, या कह सकते हैं इट इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं इट इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, इट इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसको हम आगे देखेंगे, आगे आने वाला है चैप्टर्स, उसके अंदर हम इसकी डिटेल बात करेंगे। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, इट इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ऐसे आपको हम थोड़ा सा बता दें कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा पोलराइज्ड होता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगा जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, या इजीली कह सकते हैं कि उतना ज्यादा उसके अंदर इजीली डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा व्हेन यू पुट इट इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा बच्चे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपका आ गया, what is the relation between polarization and electric field? The relation between polarization and electric field is equal to P is equal to chi e into E, where this P stand for polarization and E stand for external electric field and chi e stand for the electric susceptibility, and this is unitless and dimensionless। याद रखिएगा electric susceptibility is unitless and dimensionless। तो बच्चे हमने अभी आपको बताया पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में, है ना। क्या बताया था हमने, फिर से एक बार बता दें कि पहले शुरुआत में बताया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसके अंदर हमने एक कंडक्टर डाला था और कंडक्टर डाला था तो हमने देखा था उसके अंदर भी एक चार्ज इंड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया था और उसके अंदर जो इंड्यूस डाइपोल हुआ था उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट था और कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, जीरो आया था। बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर भी छोटे छोटे जो है वो डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा। तो आप देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उस नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस के अंदर वो घट जाता है। तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा व्हेन यू प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चे, कम होगा, है ना। उसके बाद हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में बोला हमने कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड्स कर जाएगा एक पॉइंट पे, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल विल बी जीरो। एंड ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का अगर हम बात करें, ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मूवमेंट करें दैट इज जीरो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। व्हेन वी पुट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, जो हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने बोला कि पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो ऑलरेडी इसके पास डाइपोल मूवमेंट होता है, लाइक H2O ले लें, HCl ले लें, अमोनिया ले लें, इन सब के पास क्या है, आप कुछ न कुछ उस मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मूवमेंट है, बट रैंडम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस विल बी जीरो। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइनमेंट होता है छोटे छोटे डाइपोल का इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसके वजह से ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट उसके अंदर आ जाता है। फिर हमने देखा कि जितना ज्यादा अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से पोलराइजेशन दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, और जिसके कारण कह सकते हैं कि एक रिलेशन आ गया है यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू chi into E, वेयर E chi इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। उसके एडिशन में हमने दो पॉइंट जो एनसीईआरटी का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे बच्चों लिखा है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो डिपेंड करता था वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ two mutually opposite factors। नंबर वन था डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी,
in the external electric field tending to align the dipole with the field. And second हमने बताया था the thermal एनर्जी का ये टेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट को ये नहीं होने देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा. और कुछ एडिशनल पॉइंट बताया था हमने कि देयर में भी द एडिशन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इफेक्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें आपको इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा. फिर अलाइनमेंट की हम बात करेंगे. और जनरली अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, और जैसे हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बच्चे क्या देखेंगे, वो अलाइनमेंट करेगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अलाइनमेंट ऑलरेडी डाइपोल है, सिर्फ अलाइन करना है. और जो जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है लाइक नॉन पोलर, उसमें अगर हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सबसे पहले उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा. तो इंड्यूस्ड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन पोलर, एंड पोलर के लिए अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी. अब बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए. तो नाउ सी सम नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जानना चाहिए. और दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो बच्चे दिस मींस दैट if electric field exceed this value, sparking will occur in air. अगर किसी भी सब्सटेंस पे आपने कुछ चार्ज दिया और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा वैल्यू जो सर्टेन वैल्यू से अगर एक्सीड कर जाए तो वहां पे स्पार्किंग होने लगेगा और वो एयर में चार्ज लीक करने लगेगा. It means this set a limit on a maximum charge that can be given to a conducting sphere or surfaces कह सकते हैं in air. तो कोई भी कंडक्टिंग सरफेसेस है या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, उस पर आप कितना चार्ज मैक्सिमम दे सकते हो, उसका एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होगा. अगर उससे ज्यादा देंगे तो स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग में कह सकते हैं कि वो चार्ज लीक करना शुरू कर देगा. दैट इज अगर कहा जाए व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज अबाउट 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर या 3000 वोल्ट पर mm. मान लीजिए ये दोनों प्लेट है और दोनों प्लेट्स के बीच का एक एनोड है, दूसरा कैथोड है. अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर 1 मीटर हो और यहाँ वोल्टेज अगर हम सप्लाई कर दें 3 × 10⁻, अगर आप सर्टेन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एयर क्या होगा, एक बैड कंडक्टर होगा, दैट विल बिहेव लाइक अ डाइलेक्ट्रिक. और अगर ये वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट, यहाँ पे इस वोल्टेज के कारण यहाँ जो वोल्ट सप्लाई करेंगे दैट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर. अगर इसके बराबर या इससे बड़ा हो गया तो यहाँ का एयर जो है अब वो बैड कंडक्टर नहीं होगा, दैट बिकम्स कंडक्टिंग. आप यहाँ पे चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा और चार्ज लीक करना शुरू कर देगा. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. इससे क्या होगा, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी था वो ब्रेक कर जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि 1 मीटर में हमने बोला इतना वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए. अगर आप सेपरेशन को बहुत कम करेंगे लाइक दिस, अगर आप 1 mm का डिस्टेंस ले लें और वोल्टेज सप्लाई करें 3000 वोल्ट या 3 किलो वोल्ट, उस केस में भी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर 1 mm है और आपने वोल्टेज सप्लाई कर दिया 3000 वोल्ट, उस केस में जो उसके बीच का जो स्पेसिंग है उसके अंदर जो एयर है दैट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर. नाउ पहले क्या था, बैड कंडक्टर, लेकिन अगर इतना वोल्ट दे दिए तो वो चार्ज लीक करेगा और वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, चार्ज उसके थ्रू भी पास कर जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. दैट इज कॉल्ड आल्सो द चार्ज का जो लीकेज शुरू होगा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, है ना, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो कहिएगा किसी भी बॉडी पे कंडक्टिंग सरफेस हो या कंडक्टिंग बॉडी हो, उस पे एक मैक्सिमम चार्ज के लिमिट को सेट करता है. अगर उससे ज्यादा अगर देंगे चार्ज तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चे वो इससे अगर एक्सीड कर गया 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से तो वो एयर में लीक करने लगेगा. तो आप कह सकते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, अगर कोई स्फीयर दे दे, उसका कुछ रेडियस दे दिया और पूछा कि उस स्फीयर पे मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, तो बच्चे आपको करना क्या, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होना चाहिए वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से कम या उसके बराबर होना चाहिए. अगर बराबर तक हो जाएगा उतना तक वो मैक्सिमम बर्दाश्त करेगा. तो अगर आप जानते हैं अगर कोई स्फेरिकल शेल है उस पर आपने चार्ज दे दिया, एक्चुअली दैट चार्ज इज द मैक्सिमम चार्ज जो उसको होल्ड कर पाए, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. एक्चुअली इससे कम होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है. देन यू विल सॉल्व इट लाइक दिस, kq/r² दैट शुड बी इक्वल टू
that should be equal to less than 3 into 10 power 6 वोल्ट पर मीटर, और सॉल्व करके अगर रेडियस दिया हुआ रहेगा तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा उस स्फेरिकल शेल पे कितना होगा। अब आइए बच्चे, दैट जब हमने बोला कि अगर डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया तो चार्ज जो होगा वो लीक करेगा और एयर को कंडक्टिंग बना देगा। दैट इज फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज का हम लोग जैसे देखते हैं लाइटनिंग होता है, आप देखते होंगे जब बारिश होती है बादल के टकराने से लाइटनिंग हो रहा है, इतना ज्यादा वोल्टेज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है 3 into 10 power 6 वोल्ट पर मीटर, उससे भी ज्यादा वोल्टेज वहां पे डेवलप होता है, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है। हमें क्या दिखता है, वो जैसे थंडर की तरह दिखता है, वो लाइटनिंग की तरह हम लोगों को दिखाई देता है। एंड दैट उसका जो कभी कभी यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, तो उसका एप्लीकेशन हमारे बेनिफिट्स में भी कर सकते हैं हम लोग। लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछेगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। तो एप्लीकेशन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज एक डिवाइस है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर। हमने लिखा है यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, इट यूजेस अ थिन वायर एट हाई नेगेटिव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली क्या है, एक पतला सा वायर लेते हैं और उस पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप करते हैं बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, और ये दैट आयोनाइजेस द गैस मॉलिक्यूल। वो अपने चारों तरफ के गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है, और आयंस जो बना दैट एडहेयर द पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स, वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल को क्या कर देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने में सटा लेगा, विच आर देन अट्रैक्टेड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग प्लेट, और उससे लगा होता है कौन, पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग प्लेट, उससे जाकर के वो सब चिपकना शुरू हो जाएगा जो भी आपका पॉल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स है। सच डिवाइस रिमूव अप टू 99% ऑफ द पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज। तो पावर प्लांट और फैक्ट्रीज का जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स है उसको वो 99% तक क्या करता है, रिमूव कर देता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, जिसमें इतना ज्यादा हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं जिसकी वजह से वहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो दैट विल जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह की है सबको आयनाइज कर देगा, दैट इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट। तो जितना भी पॉल्यूटेंट होगा उसको सब खींच करके अलग कर देगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर दैट डिवाइस। तो एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आप देख सकते हैं जीरोग्राफी में, दैट इज फोटोकॉपी या आप लेजर प्रिंटिंग प्रिंटर जो होता है, तो उसमें आप देखते होंगे बच्चों जो इंक होता है उसके अंदर में उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टोनर। तो उसमें क्या उसमें भी एक पतला सा वायर होता है और वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल आप जान ही रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द डिस्टेंस। अगर सेपरेशन कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन का जो रेशियो है अगर वो चला गया इसके ऊपर तो गैस मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उसको क्या कर देगा, वो आयोनाइज कर देगा। तो ये टोनर को क्या करता है, वो वहां पे देखेंगे आप, ये इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा कि वहां पे आयोनाइज हो जाते हैं वहां के एयर मॉलिक्यूल्स, और वहां पे लाइट सेंसिटिव रीजन होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, दैट टोनर विल बी अट्रैक्टेड बाय देयर, और वहां पे एक परमानेंट जाकर के जो स्पॉट होता है, लेटर्स जहाँ पे होते हैं वहां पे जाकर के वो मेल्ट करके परमानेंट इमेज देता है। आपको बच्चों याद रखना है सम एप्लीकेशंस लाइक कोरोना डिस्चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, और दूसरा मैंने बताया जीरोग्राफी दैट इज फोटोकॉपी या कहते हैं लेजर प्रिंटर में हम लोग इसका यूज करते हैं। दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में आ सकता था, मैंने आपको ये बता दिया। और साथ में कुछ और बता दें आपको कि समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। एंड सेकंड थिंग कभी कभी आता है आपके व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। तो हम लोग कैपेसिटर के केस में इसका डिटेल देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी के केस में। तो एनर्जी डेंसिटी ऐसे क्या होता है आप जान लीजिए, किसी भी चार्ज जो मटेरियल हो, चार्ज बॉडी हो, उस पर जितना आपने चार्ज दिया, चार्ज के वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहां पे है वहां पे एनर्जी होगा, एंड दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो समटाइम्स अगर कोई पूछ देता है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर एनर्जी डेंसिटी किसी चार्ज स्फीयर है, किसी स्फीयर को आपने चार्ज दे दिया, चार्ज देने के बाद उससे पूछा जाए कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। आपको जस्ट अभी अगर यूज आ जाए तो इसके फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वहां ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चे अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने क्या क्या देखा,
चार्ज को डिफाइन किया था, चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखा था, फिर हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था, कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन को देखा था, फिर हम लोगों ने बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाला गया था, फिर हमने गॉसेस लॉ देखा, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस को देखे, फिर हमने पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाला था बच्चों। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि how we find the electric field by electric potential और electric potential by the electric field। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल देखा था, डिफरेंट चार्ज बॉडीज के कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। देन हमने पोटेंशियल निकाला था डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से। फिर हमने डाइपोल का स्टडी किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डाइपोल। तो और हमने देखा कि व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर रहे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा नेट फोर्स पे, वो हमने आपको बताया। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमने कैलकुलेट किया। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतने चीज़ों की हमने बात की पूरे क्लास के अंदर अगर हम बात करें। और साथ में हमने देखा कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखा कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड द कंडक्टर के अंदर कैसे है। तो बच्चों ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर है वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने डाइपोल के बारे में स्टडी किया ना, डाइपोल आपने पढ़ लिया बहुत सारा चीज़। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इस डाइपोल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कंडक्टर के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर जो डेवलप होता है वो इसी डाइपोल के कारण होता है। और अगर डाइपोल है बच्चे तो सोच लीजिए, जैसे आपने सुना होगा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, वो कैसे काम करता है। तो उसमें भी डाइपोल्स के अरेंजमेंट होते हैं। जब आप करंट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर जो डाइपोल होते हैं उसका एक अलाइनमेंट होता है ना। इसी तरह से अगर आप बहुत जगह जैसे फोटोग्राफी करते हैं या फिर और भी जगह देखें तो इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो हमारे जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उसका डेली लाइफ में यूज़ है। इसलिए बच्चों आपको इसको कोरिलेट करना है अपनी लाइफ से, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। साइंस को अगर आप समझेंगे अपने डेली लाइफ से रिलेट करके, देन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बच्चे प्रैक्टिस करना है। आपने थ्योरी पढ़ लिया, आप NCERT पढ़िए, फिर से इसको रिवाइज करके आप देख सकते हैं। जो भी डाउट्स हो उसको आप क्लियर करें, बार बार न्यूमेरिकल्स को बनाएं। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करते रहें, लगातार समझने की कोशिश करें, आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ मेंटर्स एडुसर्व। थैंक यू ऑल।